मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा भारत के एक पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की, जिसकी सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल की चर्चा कुछ दिनों पहले इलेक्शन के चलते हुई थी और आज चर्चा बांग्लादेश के चलते हो रही है। बांग्लादेश ने यानी कि पिछले एक साल में मोहम्मद यूनुस की जब सरकार यहां रही, खालिदा जिया, शेख हसीना के बाद एक ऐसी सरकार जिसे जनता ने नहीं चुना था, लेकिन जैन जी आंदोलन की वजह से शायद एक जनता की सरकार यहां पर बनी थी, जिसे लोगों का समर्थन था, लेकिन इलेक्टोरल तरीके से नहीं। उस मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ जो संबंध स्थापित करवाए, एक उस समय की डिमांड उठने लगी थी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान भारत के लिए इस पूरे पूर्वोत्तर राज्य में पश्चिम बंगाल के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह की कयास भी चलने लगे, मीडिया के अंदर चर्चाएं चलना शुरू हुई। आज हम चर्चा करेंगे कि जिस बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तारिक रहमान सत्ता में बैठे हुए हैं, उसके पैरेलली भारत का बांग्लादेश से लगने वाला सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल भी अपना सत्ता परिवर्तन कर चुका है। और इस दौर में जब सरकार के द्वारा शपथ ग्रहण का आज 13वां दिन है, 9 मई के दिन शपथ ग्रहण हुआ है, तब से लेकर आज तक क्या क्या परिवर्तन कर दिए गए हैं जिनकी अपेक्षा भारत से लंबे समय से की जा रही थी। दो तरह से इसका डिस्कशन होगा। पहला कि पश्चिम बंगाल में क्या परिवर्तन हुआ, और दूसरा बांग्लादेश क्या क्या कर रहा है। जैसे बांग्लादेश की तरफ से सूचना है कि वो भारत को छोड़कर अपने अधिकारियों की ट्रेनिंग आज पाकिस्तान में करवा रहा है। बाकायदा पहले मसूरी के अंदर हमारे इनके अधिकारी ट्रेनिंग करने आते थे। आजादी के बाद से लेकर अब तक आए हैं, 53 साल से आए हैं, लेकिन 53 साल में पहली बार इनके अधिकारी पाकिस्तान ट्रेनिंग करने गए हैं। यानी कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का भरा जहर काम कर रहा है। एक और पॉइंट, तारिक रहमान की सरकार है, लेकिन वो अपनी पहली विदेश यात्रा पर चाइना की यात्रा के विचार में है। एक और पॉइंट, पाकिस्तान जो चाइना के साथ मिलकर के JF-17 फाइटर जेट बनाया था, उसका सिमुलेटर इनको भेंट किया है कि चलाकर देख लो, वीडियो गेम की तरह, बाद में फाइटर जेट भी दे देंगे। मतलब बांग्लादेश को तैयार करने में लगा हुआ था पाकिस्तान भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस के टाइम पर, और अब भी उसकी लेगेसी फॉलो हो रही है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि भारत किस तरह से बांग्लादेश से उत्पन्न होने वाले संकट से निपटने की तैयारियां कर रहा है और वर्तमान सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया है। चलिए शुरू करते हैं। बढ़े उससे पहले एक जानकारी और दे दें। ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। बाय द वे, भारत जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है, उनमें सबसे बड़ी सीमा 4000 किलोमीटर से भी अधिक सीमा हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, और उसमें भी आधे से अधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साझा होती है। इसी पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल से ही रिलेट होकर चिकन नेक जुड़ा हुआ है। तो चिकन नेक सुरक्षा, जो कि भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकल है, पूर्वोत्तर भारत के लिए, सत्ता परिवर्तन के बाद क्या कुछ इसमें सुधार हुआ, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि चिकन नेक को लेकर के किस तरह के काम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की खबर जानेंगे, पाकिस्तान का इंटरफेयर जानेंगे, और सत्ता के केंद्र में जो बिंदु है वो अब इस राज्य में भी है, इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे अब मजबूती मिलेगी उसे समझेंगे। चाइना का जो इंटरफेरेंस है बांग्लादेश में, उसे अब भारत किस तरह से काउंटर करेगा, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, नेशनल इश्यूज को कैसे टैकल किया जा रहा है, सबसे पहली जानकारी। जैसा आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सीमा, जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, इसकी सुरक्षा पर्टिकुलरली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दी हुई है, जो कि एक अर्धसैनिक बल है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा भी करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही हुआ करता था, दैट वाज पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, दोनों पर पहले से BSF थी। तो अब जब हम बात बांग्लादेश की करते हैं तो इसकी सुरक्षा BSF के पास ही है। BSF शुरुआत में जितनी भी इन्फिल्ट्रेशंस हैं, पाकिस्तान से आने वाली हों या बांग्लादेश से आने वाली हों, उन्हें रोकने की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बांग्लादेश से बहुत सारे अवैध प्रवासी भारत में प्रवेश करते हैं, और चूंकि बांग्लादेश भारत के साथ, मतलब भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, ऐसे में भारत में बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स यहां से निकलकर आ रहे थे। ऐसी स्थिति में BSF को जरूरत थी उस बॉर्डर पर फेंसिंग करने की। फेंसिंग मतलब इस तरह की तारबंदी करने की। सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में कुछ बॉर्डर पर शहर, गांव, कस्बे ऐसे बसे हुए हैं
कि बिल्कुल बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश, इस तरफ भारत, और लोगों का आना जाना बिल्कुल ऐसे जैसे कि यहां पर किसी ने सब्जी बनाई है तो रोटी शायद वहां से मंगा के खा ले। मतलब इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना का भाव था बॉर्डर के एरिया पर। इससे नुकसान क्या होता था? बहुत बार कोई बांग्लादेश से क्राइम करके क्रिमिनल भारत में शरण ले लेता था, या भारत में क्राइम करके बांग्लादेश में शरण ले लेता था। दूसरा, बांग्लादेश के साथ में बहुत सारे अवैध लोग या भारत के अंदर किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले लोग उस रास्ते से भारत में एंट्री कर जाते थे। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि बीएसएफ को यहां पर फेंसिंग की जगह दी जाए। फेंसिंग करने क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि यहां पर जो सरकार थी, उस सरकार के द्वारा लोगों की सुविधा को ख्याल रख करके बीएसएफ को इस फेंसिंग की जगह देने से रोका हुआ था। स्टेट को जगह देनी थी, स्टेट जगह नहीं दे रहा था। पहला काम जो किया सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी ने आते ही अपने पहले आदेश में इस फेंसिंग की जगह का अलॉटमेंट कर दिया। 600 एकड़ जमीन 45 दिनों के भीतर देने का वादा कर दिया कि यह जमीन दे दी जाएगी। और यह जमीन, ये जो पूरा पूरा एरिया जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ, जो 4096 किलोमीटर का है, जिसमें पश्चिम बंगाल खुद लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास की सीमा, 2200 किलोमीटर के आसपास की सीमा रखता है, उसमें से 850 से अधिक किलोमीटर अब तक ऐसा था जिस पर फेंसिंग नहीं हो पाई थी। पश्चिम बंगाल में 2,500 के आसपास किलोमीटर है, लेकिन फिर भी 800 किलोमीटर के आसपास सीमा ऐसी थी जिस पर फेंसिंग नहीं हो पा रही थी। उस फेंसिंग को अब आगे बढ़ा दिया गया है। अच्छा, केवल क्या इतना ही इशू है? नहीं, इशू यह भी है कि इस फेंसिंग के साथ साथ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जिस तरह से सुंदरबन डेल्टा फैला हुआ है, मार्शी लैंड फैली हुई है, दलदल फैला हुआ है, गंगा का और हुगली का पूरा क्षेत्र बना हुआ है, उसके चलते भी फेंसिंग में दिक्कत आती थी। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र भी था जहां पर आप फेंसिंग कर नहीं सकते थे। जिस जगह पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते थे उसे 174.5 किलोमीटर आंका गया, यानी कि नॉन फिजिबल गैप माना गया कि यहां पर खंबे गाड़ नहीं सकते। तो क्या करें? हो सकता है कि कोई उन मार्शी लैंड से घुस करके चला आए, यानी कि कोई अवैध प्रवासी हो सकता है उन तटों में से तैरते हुए चला आए। तो यह डिसाइड किया गया है कि उन क्षेत्रों में मगरमच्छ और सांप छोड़ दिए जाएंगे। मतलब 865 किलोमीटर जो अब तक लेफ्ट था, जिसको पश्चिम बंगाल सरकार दे नहीं रही थी, जमीन नहीं दे रही थी, उस जमीन में अब फेंसिंग तो होगी ही होगी, और जो नॉन फिजिबल क्षेत्र है लगभग 174 किलोमीटर का, उसमें स्नेक और मगरमच्छ छोड़ने की प्लानिंग कर ली गई है। इससे क्या होगा? इससे उधर से चलता हुआ व्यक्ति इधर और इधर से चलता हुआ व्यक्ति उधर नहीं जा सकेगा। और लगातार अन्य जो राज्य हैं उनसे भी कवायद करके चेक किया जा रहा है कि कैसे इस सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। फेंसिंग का काम शुरू किया जा रहा है, और जो अवैध रूप से बसे हुए लोग हैं उनकी पहचान करके, चिन्हित करके उन्हें बीएसएफ को सौंपा जाएगा। बीएसएफ फिर उन्हें उस तरफ बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको पकड़ा देगी कि साहब इसे लो और अपने साथ लेकर चले जाओ। अब यह काम कैसे होगा? देखो, कुछ दिन पहले ही, आपको मालूम है कुछ साल पहले ही भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में मुसलमानों को छोड़ करके वो लोग जिन पर ज्यादतियां हुई धर्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जिन पर ज्यादतियां हुई और वो उन देशों से निकलकर भारत में शरण प्राप्त करने आ गए थे दिसंबर 2024 से पहले, तो उन्हें अपने देश में यानी भारत में नागरिकता देना, और उसके अलावा अगर कोई आ गया है तो उसे वापस भेज देना। इनडायरेक्ट मीनिंग यही था। वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो पश्चिम बंगाल में अप्लाई नहीं हो रहा था। मतलब देखिए, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगा था उस बॉर्डर पर से आवागमन तो चल ही रहा है, प्लस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रहा था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं था तो जो लोग यहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी आकर बस गए थे, जिनकी पहचान भी कर ली जाए तो उनको किस कानून के आधार पर वापस भेजा जाए, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो दूसरा काम जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार ने किया वो सीएए को लागू कर दिया, और यहां से तुरंत प्रभाव से इन्हें वापस भेजा जा सकेगा। यानी कि फेंसिंग भी होगी, और फेंसिंग के बाद में छटनी करके कि ताकि वापस ना आ जाए, उस काम को भी कर दिया जाएगा। ये यहां पर निकल रहा है। लोगों का कहना है कि ये बंगाली मुसलमानों को टारगेट करने का तरीका है। वास्तविकता में बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है और वहां से बड़ी मात्रा में मुसलमानों का ही यहां पर आगमन हुआ था, जिसको देखते हुए अब यह काम किया जा रहा है। ठीक है, जब पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश है, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तब पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा जब यातनाएं दी जा रही थी तो यहां से बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी या कहिए पूर्वी पाकिस्तानी लोग भारत में एंट्री कर गए थे, उनकी वापसी नहीं हो पा रही थी। तो अब सीएए यहां पर लागू होने जा रहा है, और सीएए के लागू होते ही उनकी छटनी शुरू हो जाएगी। यह दूसरा आदेश है जो यहां पर दे दिया गया है। ठीक है साहब।